मेरा नाम मुकेश यादव है। ट्रक नंबर यूपी 78D34211। साल 87 से ड्राइव कर रहा हूं। पहले मामा की ट्रांसपोर्ट कंपनी में कानपुर से, फिर धीरे धीरे फ्रीलांसिंग करने लगा उन्नाव से। अगर आपने कभी वो पुराने धूल भरे टाटा 1210 ट्रक देखे हैं जिनके पीछे हॉर्न ऑफ प्लीज लिखा होता है और सामने शीशे पर टूटा सा हनुमान जी का स्टिकर चिपका होता है, तो शायद आप मेरे किसी ट्रक को पास कर चुके हैं। देश का शायद ही कोई कोना बचा हो जो मैंने इस स्टीयरिंग व्हील के पीछे से ना देखा हो। कांडला पोर्ट की नमकीन हवा से लेकर सिलीगुड़ी की चाय की पहाड़ियों तक सब कुछ देखा है। लेकिन एक बात सीधी बता दूं, सड़क नहीं मारती, ट्रक भी नहीं। असल खतरा वो है जो आपकी हेडलाइट्स की रोशनी के ठीक बाहर खड़ा होता है, या फिर वो जो अंधेरे में पीछे से पुकारता है। यह किस्सा दिसंबर 1998 की एक रात का है। अब भी वो रात जख्म की तरह जहन में ताजा है, एक ऐसा जख्म जो भरता ही नहीं। हम बिलासपुर जा रहे थे। मशीन पार्ट्स का माल था, फैन शाफ्ट, स्टील वॉल्व और कुछ हेवी ड्यूटी बेयरिंग। सामान कोई खास नहीं था, मगर वजन ऐसा कि मेरा ट्रक हर चढ़ाई पर कराहता था जैसे कोई बूढ़ा बैल दम तोड़ रहा हो। उस ट्रिप पर मेरा खलासी था एक लड़का, नाम राजू। 17 का रहा होगा मगर खुद को 20 का बताता था। दुबला पतला, बहुत बातूनी और हद से ज्यादा अंधविश्वासी। गले में ताबीज और हर एक्सीडेंट वाली जगह पर हनुमान चालीसा बुदबुदाता। शाम के करीब 6:45 पर हम रीवा के बाहर निकल रहे थे। टाइम इसलिए याद है क्योंकि राजू ने जिद की थी, हनुमान मंदिर पर रुकिए भैया, रात की ढुलाई से पहले दर्शन जरूरी है। वक्त नहीं था मगर मैंने कहा, जा दरवाजा छू ले बस। वो लौटा, हाथ में प्रसाद था पर चेहरा उतरा हुआ। रात में अकेले मत रुकिएगा मुकेश भैया, उसने कहा, ये जंगल वाला रास्ता ठीक नहीं है। मैं हंसा, तू सोच बहुतता है। पिछले महीने तो तूने हर दूसरा मोड़ भूतिया बता दिया था। मगर दिल की बात बताऊं, उस रात कुछ अजीब था। रास्ते में धुंध छाई थी मगर वो आम धुंध नहीं थी, हवा के उलट चल रही थी, जैसे धुंध खुद किसी दिशा में बढ़ रही हो। हेडलाइट्स उसे चीर नहीं पा रही थी। रोड साइन दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे कोई सफेद साया खड़ा हो। और फिर हम एक मोड़ चूक गए। त्योंथर के पास का लेफ्ट टर्न, बाईपास लेना था मगर धुंध के चलते पता नहीं चला और हम सीधे बढ़ते चले गए। NH30 का एक टूटा फूटा भूला हुआ हिस्सा था जो अब इस्तेमाल नहीं होता था। और तभी वो दिखा, एक ढाबा, लाल झपकती हुई नियॉन लाइट में एक बोर्ड, पूनम वैष्णो ढाबा। चाय, तंदूर, ट्रक पार्किंग। मैंने सैकड़ों ढाबे देखे हैं पर ये कुछ अलग था। ऐसा लगा जैसे किसी ने इसे 70 के दशक से उठाकर यहीं पटक दिया हो। पेंट उखड़ा हुआ, साइन बोर्ड ट्यूबलाइट की तरह टिमटिमा रहा था मगर फिर भी चमक रहा था। मीलों दूर तक कुछ भी नहीं था, न ट्रक, न जीप, न आवाजाही। रुक जाइए भैया, राजू बोला, पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुझे मना कर देना चाहिए था। ग्लव बॉक्स में बिस्किट के पैकेट पड़े थे। कह सकता था मऊगंज तक रुक जा, पर उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थी और ढाबे से उठती तंदूर की खुशबू पहले ही केबिन में घुसने लगी थी। मैंने ट्रक मोड़ दिया। अब जब भी धुंध देखता हूं बस उसी मोड़ की याद आती है। ढाबे की कच्ची जमीन पर जब टायर चढ़े तो धूल उठनी चाहिए थी मगर नहीं उठी, जैसे जमीन ने परवाह करना ही छोड़ दिया हो। 4 लकड़ी की टेबल बाहर पड़ी थी, 2 खटिया दीवार से सटी थी। काउंटर के ऊपर एक बल्ब टंगा था जो हवा न होते हुए भी हिल रहा था। फिर रसोई के पीछे से एक आदमी निकला, चौड़ी छाती, घनी मूंछें, सफेद कुर्ता जो तेल के धब्बों से सना हुआ था। बैठ जाओ, रोटी गरम मिलेगी, उसने कहा। कोई नमस्ते नहीं, कोई मुस्कान नहीं, बस जैसे आज्ञा दी हो, बैठो। हम बैठ गए। प्लास्टिक की कुर्सियां मेरी भारी देह के नीचे कराह उठी। रेडियो पर कोई पुराना लता मंगेशकर का गीत चल रहा था मगर आवाज टूट रही थी, जैसे वक्त उस धुन को चबाने लगा हो। हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी, बहुत ज्यादा चुप्पी। मैंने राजू की तरफ देखा। वो मेरी पीठ की ओर ढाबे के पीछे की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था, आंखें सिकुड़ी हुई। क्या हुआ, मैंने पूछा। वो चौंका, फिर धीरे से बोला, लगता है कोई और भी है यहाँ। यहाँ कोई नहीं था, हम दोनों और वो ढाबे का मालिक, बस। लेकिन मैं बहस नहीं कर सका क्योंकि एक पल को मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हुआ था। एक धीमी सी सरसराहट,
जैसे किसी औरत की हल्की सी गुनगुनाहट जो तंदूर की दीवार के पीछे से आ रही हो। राजू की निगाहें एक तक लगी हुई थीं। वो लगातार उस काली माटी के तंदूर के पीछे देख रहा था, जहां एक हल्की सी नारंगी रोशनी धड़कती सी जान पड़ रही थी, जैसे किसी बीमार दिल की धड़कन। ढाबे का मालिक या जो भी वो था, पानी देने के बाद अंदर चला गया था, हाथ में पुराने स्टील के गिलास थामे। जगह अजीब तरह से शांत थी, न कोई बर्तनों की खनक, न कोई बातचीत, न गिलासों की टकराहट, न चालकों की चप्पलों की आवाज। यहां तक कि दूर कहीं कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। सिर्फ एक पुराना रेडियो था जो टूटी फूटी धुनों में कुछ बजा रहा था। अजीब दास्तान है ये, जैसे वो गाना किसी भूली हुई बात की याद दिलाने आया हो। भैया, राजू ने फुसफुसाते हुए कहा, थोड़ा आगे झुकते हुए। मैंने वहां एक औरत देखी। मैं चौंका। कहां? पीछे, लाल साड़ी में, चुपचाप खड़ी थी, जैसे देख रही हो हमें। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। कुछ नहीं, सिर्फ दीवार का हल्का सा खाका, तंदूर और उसके पार घने पेड़ों की परछाइयां। पीछे झुकी हुई बांस की बाट दिखाई दी। एक दो तेल के ड्रम भी रखे थे वहां, लेकिन कोई हलचल नहीं, कोई औरत नहीं। तू गलत देख रहा है, मैंने कहा। धुंध है और परछाइयां और कुछ नहीं। राजू चुप रहा, बस अपनी ताबीज को हाथ से छू लिया। कुछ ही मिनटों बाद वो आदमी वापस आया, हाथ में एक बड़ी स्टील की थाली, 2 प्लेटों में तंदूरी रोटी, आलू गोभी और एक कटोरी दाल। प्याज नहीं है, उसने सपाट स्वर में कहा, जैसे कोई नियम सुना रहा हो। यही बात मुझे सबसे अजीब लगी। ढाबे में प्याज नहीं? मैं कुछ पूछता उससे पहले ही वो फिर से अंधेरे में गुम हो गया। राजू ने खाने को छका। मैंने भी एक कौर लिया और आज तक उस स्वाद को भूल नहीं पाया। खराब नहीं था, बस मुर्दा जैसा लगा, जैसे कई घंटे पहले बना हो, जल्दी में गर्म किया गया हो। रोटियां सूखी थीं, दाल पानी जैसी। मैंने मन में सोचा, शायद रसोइयां अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ था जो खटक रहा था। भैया, एक बात बताओ, राजू फिर फुसफुसाया। ध्यान दिया? यहां मक्खियां नहीं है क्या? घी की खुशबू नहीं है, मक्खियां नहीं, और न ही कोई कुत्ता दिखा। ये बात सही थी। किसी भी ढाबे पर 2 चीजें मिलती हैं, कुत्ते जो रोटियों के टुकड़ों के लिए लढ़ते हैं और मक्खियां जो सब्जी पर मंडराती हैं। लेकिन यहां सिर्फ सन्नाटा। हमने खाना आधा खाया, आधा छोड़ दिया। मैंने घड़ी देखी, रात के 9:27 थे। अब निकलना चाहिए। हम उठे, हाथ पैर फैलाए और ट्रक की तरफ बढ़े। मैंने एक सिगरेट जलाई, जबकि राजू ऊपर चढ़कर चेक कर रहा था कि माल ठीक से बंधा है या नहीं। मैंने एक गहरा कश लिया और उस सुनसान हाईवे की ओर देखा। धुंध गाढ़ी हो चुकी थी, जितनी कभी मैदानों में नहीं देखी। जिस माचिस से मैंने सिगरेट जलाई, उस पर कुछ अजीब लिखा था, पूनम वैष्णो ढाबा, सन 1972 से सेवा में, और नीचे, यहां रात रुकना मना है। पर वहीं ढाबे के बगल में 3 छोटे कमरे बने थे, गेस्ट रूम जैसे, हरे रंग के दरवाजे। एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं ट्रक में चढ़ा, चाबी घुमाई। कुछ नहीं, ना आवाज, ना स्टार्टिंग, ना कोई झटका। इंजन पूरी तरह शांत था। राजू, मैंने आवाज दी, बैटरी का कुछ देख। उसने वायरिंग, क्लैंप, फ्यूज सब चेक किया। सब कुछ ठीक था, फिर भी इंजन ठंडा और खामोश। भैया, लगता है धक्का मारना पड़ेगा, राजू ने कहा, हाथ मलते हुए। हमने कोशिश की, 1 बार, 2 बार, कुछ नहीं। ढाबे का मालिक दूर खड़ा सब देख रहा था, हाथ बांधे हुए। न उसने मदद की पेशकश की, न कोई बात। फिर वो हमारे पास आया, वही सपाट आवाज, कोई भाव नहीं। रह जाओ आज रात, सुबह सब ठीक हो जाएगा। मुझे मना कर देना चाहिए था। दिल तो मना ही कर रहा था, पर जिस्म थक चुका था और सर्दी हड्डियों तक उतर गई थी। और उसकी आंखों में ना कोई डर था, ना गुस्सा, बस कुछ और ही था, कुछ गहरा, जैसे कोई थकी हुई स्वीकारोक्ति। जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो और अब मान लिया हो कि जो होना है वो होकर रहेगा। वो पूछ नहीं रहा था, वह चेतावनी दे रहा था। गेस्ट रूम में बासी धुएं और गीली सीमेंट की गंध बसी हुई थी। एक पीली कमजोर बल्ब लटक रही थी एक टूटे फूटे तार पर। दीवार पर 1978 का एक फटा हुआ कैलेंडर टेढ़ा लटका था। राजू अपने कोट पर सिमट कर बैठा, बुदबुदाते हुए प्रार्थना कर रहा था। मैं कुछ देर तक जागता रहा, बस सुनता रहा। बाहर रेडियो बंद हो चुका था, न हवा की आवाज थी, न झिंगुरों की, सिर्फ खामोशी। फिर ठीक 2:13 पर मैंने सुना,
किसी के कदमों की आवाज, नंगे पांव धीरे धीरे हमारे दरवाजे के ठीक बाहर चलते हुए। फिर एक दस्तक, 3 हल्की थपकियां, ना जोर से ना गुस्से से, बल्कि जैसे कोई नरमी से बुला रहा हो। मैंने दरवाजा नहीं खोला, पर राजू ने खोल दिया। मैंने मना किया था उसे, कसम दिलाई थी, राजू दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो मूर्ख पहले ही पलंग से उतर चुका था। फिर से दस्तक हुई, इस बार और भी हल्की, जैसे दरवाजे के उस पार जो भी था उसकी ताकत या सब्र खत्म हो रहा था। राजू दरवाजे के पास खड़ा था, उसकी परछाई उस पीली रोशनी में लंबी हो गई थी। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, उसका शरीर जैसे अब उसका रहा ही नहीं। उसकी उंगलियां बड़े सुकून से कुंडी की तरफ बढ़ रही थी। राजू, मैंने धीरे से चेताया। वो पलटा, मुझे देखा। भैया, वो मेरी मां लगती थी। और फिर उसने दरवाजा खोल दिया। किवाड़ चरमराया, ठंडी हवा कमरे में भर आई, पर बाहर कोई नहीं था, सिर्फ सफेद धुंध जो दरवाजे के पार से लहराती हुई अंदर आ गई, जैसे इंतजार में हो। राजू बाहर चला गया। मैं झपट कर उठा, टॉर्च पकड़ी और नंगे पांव भागा नाम चिल्लाता हुआ। लेकिन धुंध ने मेरी आवाज निगल ली। 2 कदम आगे भी नहीं दिख रहा था। टॉर्च इधर उधर घुमाई, कुछ नहीं, बस तंदूर की परछाई, बांस की बाड़ और वो पुराने पेड़ जो वक्त से भी पुराने लगते थे। तभी उसकी चीख सुनाई दी। एक लंबी नाटकीय चीख नहीं, बस एक झटके में निकली, धक्के और डर से भरी। और फिर सन्नाटा। मैं भागा, 3 बार पूरे ढाबे का चक्कर लगाया। राजू का कोई नामो निशान नहीं, जमीन पर कोई पांव के निशान भी नहीं। बस पीछे ड्रमों के पास एक कीचड़ का टुकड़ा, गीला और नरम, जबकि बारिश हुई नहीं थी, जैसे वहां कुछ उगा हो। ढाबे का मालिक चुपचाप मेरे पीछे आ खड़ा हुआ, ना सांस चढ़ी, ना चेहरा बदला। गया, उसने बस इतना कहा। क्या मतलब गया? मेरा लड़का कहाँ गया? मैं चीखा। जो बुलाता है ले जाता है, हर दूसरी रात कोई ना कोई चला जाता है। मैंने उसकी कुर्ता पकड़ ली। तुझे क्या पता कौन बुला रहा है, कौन ले जा रहा है? वो टस से मस नहीं हुआ, खाली चेहरा, थकी नजरों से मेरी तरफ देखा। फिर जो कहा वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। ये ढाबा रात में जिंदा हो जाता है, पर ये इस दुनिया का नहीं है। उस रात मैं नहीं सोया, दीवार से पीठ टिकाकर बैठा रहा। टॉर्च जलती रही, दरवाजा बंद, कुंडी लगी, माचिस की डिब्बी अब भी जेब में थी। ऊपर बल्ब टिमटिमा रहा था, जैसे अंधेरे से लड़ रहा हो। एक बार पीछे की दीवार पर कुछ खुरचने की आवाज आई। मैंने नहीं देखा। सुबह हुई, या जो भी वो धुंधली रोशनी थी। बाहर निकला, धुंध हट चुकी थी, हवा भारी थी लेकिन ठहरी हुई। दिन में वो ढाबा छोटा लग रहा था, न कोई रोशनी, न ग्राहक, न गर्म तंदूर, और वो आदमी गायब। न ट्रक, न राजू, सिर्फ गेस्ट रूम और वो सुनसान सड़क। ट्रक एक बार में स्टार्ट हो गया, कोई अजीब आवाज नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब ड्राइविंग सीट पर बैठा, डैशबोर्ड पर एक ताजा रोटी रखी थी, अब भी गर्म, केले के पत्ते में करीने से लिपटी हुई। मैं बिना रुके रीवा तक गया। सांस भी वहीं जाकर ली जब शहर का पहला मैकेनिक बोर्ड देखा। राजू 3 दिन बाद मिला, नंगे पांव, जंगल की सड़क के किनारे भटकता हुआ, कपड़े फटे हुए, बदन पर खरोंचे, पांव से खून बहता, लेकिन जिंदा था। ज्यादा नहीं बोला, बस एक बात कही जब पूछा गया। मेरी माँ ने बुलाया था, पर माँ तो 3 साल पहले जल गई थी। मैंने फिर कभी NH 30 की वो राह नहीं पकड़ी। बहाने बनाए, रूट बदल दिया, गाड़ी में खराबी बता दी, माल गलत बता दिया, कुछ भी, बस उस रास्ते से ना जाना पड़े। लेकिन दुख भरे सपने दूरी नहीं मानते। कई हफ्तों तक मैं रातों को चौंक कर उठ जाता, कभी बिलासपुर, कभी छतरपुर, कभी कानपुर के लॉज में, पसीने में लथपथ, दिल धड़कता हुआ। वो धुंध, वो दस्तक और राजू की आवाज, वो मेरी मां लगती थी। राजू को बोलने में 1 महीना लगा, पर जो लौटा वो वही इंसान नहीं था। चुप, बिखरा हुआ। ट्रकिंग छोड़ दी, फतेहपुर की मंडी में नौकरी करने लगा। उस रात की बात कभी नहीं की, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार, हम नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। जब वो बुदबुदाया, वो रोटी जो उसने दी थी उसमें जले हुए बाल थे। मैंने कुछ नहीं पूछा, पूछ नहीं पाया, लेकिन वो बात मेरे अंदर किसी जख्म की तरह पलती रही। वो ढाबा कोई अंधविश्वास नहीं था, उसके अपने नियम थे। वो कब देखेगा, किसे बुलाएगा, क्या खिलाएगा, सब तय था। वो तुम्हें वहीं दिखाता था जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा कमी थी, और फिर कुछ छीन लेता था। महीने भर बाद मैं फिर लौटा, इस बार बिना कोई सामान,
बिना समय का दबाव, बस मैं, मेरा ट्रक और वो पॉकेट डायरी जिसमें मैंने उस रात की हर बात लिखी थी। एक चाय वाले से मिलने पर जो चौराहे के पास ठेला लगाता था, उसे नाम याद आ गया। पूनम वैष्णो ढाबा, वो बोला आंखें तंग करते हुए। अरे वो तो साल भर पहले उस तरफ एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था, ड्राइवर का नाम भी मुकेश ही था। मेरा खून जैसे जम गया। आपको याद है ठीक ठीक कहां था? वो सिर हिलाकर बोला, वहां अब कुछ नहीं है भैया, सिर्फ जंगल है। पहले शायद होता था। सुना है कि एक ढाबा था, साल 1979 में जला दिया गया था। मैं वहीं पास की बेंच पर बैठ गया, बदन ठंडा पड़ गया। जला दिया गया था? कहते हैं एक ट्रक ड्राइवर ने उस ढाबे वाले पर इल्जाम लगाया था। बोला उसकी बीवी को जबरदस्ती अंदर रोका गया था। जब पुलिस ने कुछ नहीं किया तो उस ड्राइवर ने खुद पेट्रोल डाल के पूरा ढाबा जला दिया। 4 लोग मरे थे। तब से वो जगह बंद पड़ी है। मेरे हाथ से सिगरेट गिर गई। 1979, और जो माचिस की डिब्बी आज भी मेरे पास थी, उस पर छपा था सर्विंग सिंस 1972। मैंने उस चाय वाले की बताई राह पकड़ी। वही धुंधली सड़क अब पक्की भी नहीं रह गई थी। जंगली घासों से आधी ढकी सड़क की दरारें जैसे मकड़ी के जाल हों। ना कोई नियॉन साइन, ना टेबल, ना ढाबा, सिर्फ जले हुए पत्थर, आधे जमीन में धंसे हुए, जैसे किसी वक्त का ढांचा जिसे वक्त ने ही निगल लिया हो। पर कुछ था वहां अब भी। मैं ट्रक से उतरा। हवा भारी थी। चुप्पी इतनी गाढ़ी जैसे चीख से पहले का पल। पुराने तंदूर के पास झुका। अब वो बस जले हुए ईंटों का एक घेरा था और मिट्टी में ढंचा एक जंग लगा चम्मच उठाया। तभी देखा पुरानी रसोई की जली दीवार पर उकेरा हुआ मां आ जाती है। मैं भागा। उस रात जब मैं हाईवे के मेन कट तक पहुंचा और रियर व्यू मिरर में देखा तो कसम खुदा की मैंने फिर उसे देखा। वही नियॉन साइन, धीमा टिमटिमाता, पूनम वैष्णो ढाबा टी तंदूर ट्रक पार्किंग, और उसके नीचे यहां रात रुकना मना है। मैं नहीं रुका। अब मैं कभी नहीं रुकता, ना रात में, ना अनजान सड़कों पर, ना भूख में और ना ही थकावट में। क्योंकि अब मैं जानता हूं हर ढाबा खाना नहीं परोसता, कुछ यादें परोसते हैं। और कभी कभी मरे हुए लोग भी तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाते हैं। 3 साल बीत गए। मैंने अपना सिर झुका लिया, रूट बदल लिए, दिन में ही चलने लगा। पर अब तो रोशनी भी कभी कभी पतली लगती है, जैसे आसमान फट जाएगा और फिर से उस धुंध में खींच ले जाएगा। अब मेरे साथ एक नया हेल्पर था, इम्तियाज। मुश्किल से 20 साल का, बातूनी, मेहनती, कुछ कुछ वैसा ही जैसा राजू उस रात से पहले हुआ करता था। मैंने उसे कभी वो कहानी नहीं सुनाई। ना उसका मन बोझिल करना चाहता था, ना किस्मत को ललकारना। पर कुछ चीजें चाहे जितना भी गहरा दफन करो, वो खुदाई करके बाहर आ ही जाती हैं। सितंबर 2002 का आखिरी हफ्ता था। बेमौसम बारिशों ने हाईवे की हालत खराब कर दी थी। हम सतना से जबलपुर उर्वरक की बोरियां लेकर जा रहे थे। टाइट शेड्यूल था, कोई रात का ठहराव नहीं। लेकिन रात के 8:15 पर ऑल्टरनेटर बेल्ट टूट गई और हम फंस गए उसी इलाके में। वही जंगल वाला हिस्सा। उसी पल महसूस हो गया वो सर्द हवा, वैसी ही जैसी किसी जनाजे से पहले चलती है। स्टीयरिंग भारी लगने लगा। पेड़ जैसे और करीब आ गए हों, और सड़क जानी पहचानी होते हुए भी ऐसी लग रही थी जैसे खींच रही हो, जैसे हम एक ही जगह बार बार घूम रहे हों। इम्तियाज ने खिड़की से झांक कर कहा, भैया वो लाइट दिखी आपको? मैंने गर्दन घुमाई और हाँ, फिर से वही था। धुंध के बीच हल्की टिमटिमाती सी नियॉन रोशनी। पूनम वैष्णो ढाबा। मैंने ब्रेक पर पैर मारा। ट्रक झटका खाकर रुका। स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। नहीं, हम नहीं रुक रहे, मैंने कहा। पर इम्तियाज तो आधा ट्रक से बाहर ही लटक रहा था। अरे भूख लागी है, एक प्लेट दाल रोटी खा के निकलते हैं। मैंने उसका हाथ जकड़ लिया। वापस चढ़ जा, तू नहीं जानता ये जगह क्या है। वो चौंक गया। भैया ढाबा ही तो है। मैंने उस झिलमिलाते बोर्ड को घूरा। दिल की धड़कन जैसे सीने में हथौड़े की तरह बज रही थी। नहीं, ये ढाबा नहीं है। हमने ट्रक को क्लच से धीरे धीरे पीछे लिया। मुड़ने में वक्त लगा, दूरी बढ़ी। 6 घंटे का चक्कर पड़ गया, पर परवाह नहीं थी। अगली सुबह जबलपुर पहुंचे, लेकिन 2 दिन बाद इम्तियाज गायब हो गया। कटनी अपने घर गया था। बोला था मुहर्रम में मां से मिलने जाएगा। वहां कभी नहीं पहुंचा। पुलिस को उसकी स्कूटी मिली, ट्योनथर के पास एक पुलिया के किनारे। इंजन चालू, चाबी लगी हुई और सीट पर
एक केला पत्ता जिसमें रखी थी एक गर्म रोटी। अब मैं और नहीं रुक सका। इस बार पैदल लौटा उस जंगल वाली सड़क पर, न ट्रक ड्राइवर की तरह, बस एक इंसान बनकर जिसने कुछ देखा था और अब उसे भुला नहीं सकता था। वहां कुछ भी नहीं दिखा। धुंध हल्की थी, ना कोई रेडियो, ना अजीब आवाजें, बस परिंदों की चहचहाहट, जैसे सब सामान्य हो। मैं इंतजार करता रहा। 1 घंटा, फिर 2, और जब मैंने लौटने के लिए कदम बढ़ाया तभी सुनी वो धुन, धीमी, हवा जैसी नहीं, किसी की आवाज थी, एक औरत की गुनगुनाती हुई। वही धुन। अजीब दास्तान है ये। आगे के पेड़ धीरे धीरे हिलने लगे। हवा नहीं थी, फिर भी वो ऐसे हिल रहे थे जैसे रास्ता दे रहे हों, जैसे कोई चाहता हो कि मैं देखूं। और फिर मैंने देखा, वो ढाबा पूरा साफ साफ दिख रहा था, रोशनी से चमकता हुआ। तंदूर से धुआं उठ रहा था और गेट के पास कोई खड़ा था, एक औरत लाल साड़ी में, चेहरा बालों से ढका। उसने धीरे से हाथ उठाया और मेरी ओर इशारा किया। न बुलावा था, न इशारा। वो बुला रही थी, खींच रही थी। मैं अंदर नहीं गया, मैं भागा भी नहीं, बस खड़ा रहा। और वो बात कही जो इतने सालों में कभी नहीं कही थी, जो भी तू है, मुझे बस शांति चाहिए और तुझे भी तो मुक्ति चाहिए, है ना? वो आकृति वहीं रुक गई, फिर धीरे धीरे धुंध में पीछे हट गई। ढाबे की लाइट टिमटिमाई और फिर गायब। उस दिन को 1 साल से ज्यादा हो गया, फिर कभी वो ढाबा नहीं दिखा। लेकिन मुझे पता है वो अब भी है, इंतजार कर रहा है, सही वक्त, सही मुसाफिर और सही दर्द का। क्योंकि वो ढाबा भूख से नहीं, अधूरी यादों, टूटे रिश्तों और अधूरे अलविदा से खाता है। कहते हैं भारत में 70,000 से ज्यादा ढाबे हैं, पर अगर कभी रात के सन्नाटे में किसी कोहरे भरी सड़क पर वो चमकता बोर्ड दिखे, पूनम वैष्णो ढाबा, यहां रात रुकना मना है, तो मत रुकना। चाहे कितनी भी भूख लगी हो, चाहे लगा हो कोई अपना वहां खड़ा है, क्योंकि कुछ जगहें पेट नहीं भरती, वो आत्मा से खाती हैं। मैं उसे भूल नहीं पाया। इम्तियाज की गुमशुदगी ने मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया था। एक दरवाजा जिसे मैं समझता था कि हमेशा के लिए बंद कर चुका हूं, पर जिस पल मैंने फिर से वो रोटी देखी, केले के पत्ते में लिपटी, ठीक वैसे ही जैसे पहले, मुझे समझ आ गया ये बस कोई मनहूस कहानी नहीं थी, ये एक पैटर्न था। वो ढाबा कोई भूतिया जगह नहीं था, वो एक अधूरी याद थी, जिंदा, धड़कती हुई, और उस सब के बीच में थी वो पूनम। मैं उसे जानना चाहता था। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, धूल जमी पुरानी रजिस्ट्रियों में नाम खोजा। ज्यादातर बाबू ने मुझे भगा दिया, पर पटवारी ऑफिस में एक बूढ़े बाबू मिले, रामदीन। जब मैंने नाम लिया वो चौंक पड़े। पूनम, वैष्णो ढाबा? आंखें संकुचित हुई। तुमने देखा है वो जगह? मैं झिंका। हाँ। वो कुर्सी पर टिक गए, जैसे 30 साल का बोझ उनके कंधों पर आ गिरा हो। असल में उस ढाबे का नाम पूनम होटल था। 1760 के आसपास खुला था। मालिक था भैरव प्रसाद और उसकी छोटी बहन थी पूनम। पूनम एक असली इंसान। लोग कहते थे वो लड़की थोड़ी अजीब थी, रामदीन बुदबुदाए। बहुत सुंदर, लेकिन हमेशा चुप, सिर्फ रात में दिखती थी, दिन में कभी किसी ने नहीं देखा। मतलब कहते थे कि भैरव ने उसे अंदर कैद कर रखा था, जैसे कोई चीज। रात के ट्रक ड्राइवरों के लिए मेरा पेट मरोड़ खा गया। मैं कुछ नहीं बोला। रामदीन ने बीड़ी जलाई और बोले। फिर एक दिन एक ट्रक ड्राइवर आया बरेली की तरफ से। उसने पूनम को रोते देखा। जब सवाल किया, भैरव ने उसे मार दिया। ड्राइवर का नाम था शिवराम यादव। मेरी सांस रुक गई। यादव? हाँ, तुम जैसे। क्यों? मैंने बटुए से वो पुरानी तस्वीर निकाली जो मैं हमेशा साथ रखता था। ये मेरे पिता हैं। मैं अपने पिता के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, बस इतना कि 1979 में सतना के पास एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। मैं तब सिर्फ 4 साल का था। अब मुझे सच्चाई पता चली। उन्होंने कुछ रोकने की कोशिश की थी और वो जगह, वो औरत उन्हें कभी जाने नहीं दी, और शायद अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। मैं लौटा, किसी को नहीं बताया। ट्रक डिपो में खड़ा किया, एक प्राइवेट जीप ली। आधी रात से ठीक पहले उसी जगह पहुंचा, अकेला। हवा स्थिर थी, धुंध भारी, ठीक वैसी जैसी रज्जू के साथ उस रात थी। और फिर वो बोर्ड फिर दिखा, टिमटिमाता हुआ। पूनम वैष्णो ढाबा। गेट खुला था। मैं अंदर गया। इस बार
वो खाली नहीं था। टेबलें भरी थीं ड्राइवरों से, पर जिंदा नहीं थे वो। चेहरे पीले, आंखें खोखली, चमड़ी पर कालिक और सूखा खून। सब चुपचाप रोटियां खा रहे थे, धीरे धीरे, मशीन की तरह। और फिर वो आई, पूनम। टेबलों के बीच से धुएं जैसी हलचल में चलती हुई, सर हल्का झुका हुआ, लाल साड़ी लहराती हुई जैसे कोई ज्वाला। उसने मुझे देखा और रुक गई। चेहरा युवा था, सुंदर, लेकिन टूटा हुआ। मैं आगे बढ़ा। मुझे पता है क्या हुआ था, मैंने कहा। मुझे पता है भैरव ने तुम्हारे साथ क्या किया। वो चुप रही, पर होंठ कांपे। मुझे पता है मेरे पिता तुम्हें बचाना चाहते थे। उसकी आंखों में हलचल हुई, आंसू भर आए। वो करीब आई और फिर इतनी धीमी आवाज में कि जैसे हवा खुद कान में कुछ कह रही हो, उसने कहा, मैं तो बस एक बार चाहती थी कोई मुझे इंसान समझे। ढाबे की दीवारें पिघलने लगी, जमीन से धुआं उठने लगा, तंदूर चटकने लगा। मरे हुए ड्राइवरों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। उनके मुंह खुले, भूख से नहीं बल्कि एक चुप चीख में। मैं पीछे हटने लगा, पर पूनम ने हाथ उठाया। रुको, उसने कहा, मुझे बस एक चीज चाहिए। मैंने मुश्किल से पूछा, क्या? उसकी आंखें मेरे आर पार देख रही थीं, शांत थी। मैंने जेब से माचिस निकाली, एक तीली जलाई और उसे पुराने तंदूर में फेंक दिया। भड़कती लपटें उठी, दीवारें चीखीं, फटने लगी। धुंध काली पड़ गई और उसके बीच वो खड़ी रही, शांत, होठों पर एक हल्की मुस्कान, आंखों में आंसू। वो धीरे धीरे फीकी पड़ती गई, गायब हो गई। मैं सड़क किनारे जागा। सुबह थी, चिड़ियों की चहचहाहट, दूर दूध वाला हॉर्न बजा रहा था। ढाबा गायब, बस राख और मेरी मुट्ठी में एक बची हुई माचिस की तीली। मैं समझा सब खत्म हो गया। वो आग, वो रात, पूनम की आखिरी फुसफुसाहट, शांति। लेकिन शांति इन हाईवे पर एक धोखा है। तुम सोचते हो बीते रास्ते पीछे छूट गए हैं, पर वो किसी नई सड़क से फिर से लौट आते हैं। 3 महीने बाद वही हुआ। मैं अपने रेगुलर रूट पर था, कानपुर से रीवा। छोटी डिलीवरी थी, आसान सफर। ना कोई जंगल, ना कोई कोहरा, ना कोई हेल्पर। अब अकेले चलना पसंद करता था, किसी और को अपने साथ नहीं घसीटना चाहता था। सड़कें बदल चुकी थीं, नए बाईपास, नई सीमेंट की लेने। पर जैसे ही सतना पार किया, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। रियर व्यू मिरर अजीब तरीके से कांप रहा था, जैसे ट्रक के पीछे कोई भारी चीज बैठी हो। 2 बार चेक किया, कुछ नहीं। पर आधी रात के पास वो सीबी रेडियो जो सालों से बंद था, अपने आप जिंदा हो गया। एक आवाज, धीमी, औरत की, ड्राइवर जी रुक जाओ, आखिरी बार। मैंने ब्रेक मारे। आगे का रास्ता NH-30 नहीं था, वही पुरानी सड़क थी, टूटी हुई, धूल भरी। कोहरा ऐसे रेंग रहा था जैसे पंजे हों। ढाबा अब तक दिखा नहीं था, पर हवा का स्वाद जले हुए आटे और मिट्टी के तेल जैसा था। और तभी समझ में आया, वो अभी भी गई नहीं है। मुझे पीछे मुड़ जाना चाहिए था, पर दिल ने कहा, अब नहीं तो कभी नहीं। या तो आज इसका अंत करता, या उसकी परछाई हर रास्ते, हर नींद उड़ाती रात में मेरे साथ रहती। मैं आगे बढ़ा और हाँ, फिर से वो सामने था, फीकी सी नीली रोशनी में चमकता हुआ, पूनाम वैष्णो ढाबा। अंदर सब कुछ वैसा ही था, वही टूटी बेंचें, लहसुन और राख की मिलीजुली गंध। पर इस बार वो खाली नहीं था। कोने में 2 आकृतियां बैठी थीं, एक जवान औरत और एक बच्चा। वो बच्चा हूबहू मेरी तरह दिखता था, 1991 की उस पुरानी तस्वीर जैसे। मैं जम गया। औरत खड़ी हुई, लाल साड़ी में, इस बार बाल बंधे हुए थे, आंखें शांत। मैं चली गई थी, उसने कहा, पर उस वक्त कुछ रह गया था। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा सवाल और तुम्हारे पिता का अधूरा सच। मैंने गले से आवाज निकाली, मेरे पिता शिवराम, उनके साथ क्या हुआ था? उसने दीवार की ओर इशारा किया। वो चमकने लगी, फिर धुएं की तरह छिलकर हट गई। और उसके पीछे जो दिखा, वो था अतीत का जिंदा मंजर, एक धधकती हुई राख और आग की पेंटिंग। जो मैंने देखा, मेरे पिता एक खंभे से बंधे हुए, लहूलुहान, चीखते हुए, भैरव और उसके आदमी हंसते हुए, और पूनम एक लकड़ी की जाली के पीछे से सब देखती हुई, चेहरा सूना, आंखें भीगी, फिर आग हर तरफ और उसकी आवाज। उसने मुझे आजाद कर दिया, पर खुद जल गया। मेरे पिता ने उसे बचाया था, पर निकाल कर नहीं, खुद को आग में झोंक कर। यह बचाव नहीं था, यह अंतिम संस्कार था। मैं घुटनों पर गिर पड़ा।
पूनम पास आई। वो बच्चा धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गया। उसने मेरी हथेली में कुछ रखा, एक झंग लगी भारी चाबी। ये क्या है? मुक्ति की। इस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दो। बाहर वो मुझे ढाबे के पीछे ले गई, जहां बेलों की सड़ी हुई दीवार के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा था, जमीन में। मैंने कभी देखा ही नहीं था। हमने उसे खोल डाला। नीचे था सिर्फ राख, हड्डियां, जली हुई पायलें, तंदूर का ढक्कन और एक टूटा हुआ बैज जिस पर लिखा था शिवरम यदाव। वो पीछे हट गई। अब बस तुम बचे हो, उसने कहा। मैंने वो चाबी नीचे गिरा दी। जमीन कांपने लगी। हवा ने जैसे तारों की तरह झनकार मारी और फिर खामोशी। ढाबा कराहने लगा और धीरे धीरे जमीन में समा गया। मैं वहीं खड़ा रहा। घंटों धुंध हटती रही। एक नई सुबह आई। नीला आसमान, ना कोई कोहरा, ना कोई साया, ना कोई गुनाह की बदबू। बस सड़क के किनारे एक शांत टुकड़ा जमीन, खाली। 2 साल बाद मैं अब भी ड्राइव करता हूं। ज्यादा नहीं, छोटी यात्राएं, अकेला, और अंधेरा होने के बाद कोई ढाबा नहीं। कभी कभी कुछ हाईवे पर जली हुई रोटी की हल्की सी गंध आती है, पर अब वो विदाई जैसी लगती है। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा, पर मुझे लगता है वो चली गई है। वो दोनों, पूनम और मेरे पिता, अब सच में आजाद हैं। और मैं अब भी उसी सड़क पर हूं, पर अब भाग नहीं रहा, क्योंकि अब मुझे पता है कुछ जगहों को तंत्र मंत्र की नहीं, बस एक गवाह की जरूरत होती है जो उनके सच को याद रखे और आखिर में वो दरवाजा बंद कर दे। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। कैसी लगी? कमेंट में जरूर